बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और उन पर कमेंट करना मत भूलिए। शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं। हाँ तो बताएं, शाम में कब लेने आऊँ? अस्पताल के बाहर गाड़ी रोकते ही एहतशाम उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। देखें मिस्टर हशाम, ये बहुत से भी ज़्यादा हो रहा है। हिबा जब्त के बावजूद कदरे तेज आवाज़ में बोली। क्या ज़्यादा हो गया है यार, सवाल तो किया है। हशाम उसके गुस्से पर हैरान हुआ। अनजान नहीं बने आप, जानते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी ये फजूल की चीज़ें दर्ज नहीं है। फिर मैं इस सबको क्या समझूं? मैंने आपकी फैमिली को क्लियर बताया था कि ये शादी खालिस आपकी जिद है, इसमें कहीं मेरा अमल दखल नहीं है। देन ये पिक एंड ड्रॉप सर्विस, ये नॉर्मल शादियों वाला प्रोटोकॉल क्यों? मैं समझती हूँ कि आपकी फैमिली बहुत मिलनसार मुखलिस है, लेकिन मैंने एक सादा जिंदगी गुजारी है। मेरे लिए शाही रहन सहन, ये वीआईपी प्रोटोकॉल ठीक नहीं है। कल को मुझे अपनी दुनिया में लौटना है, क्योंकि मैं आपकी दुनिया से बिलोंग नहीं करती। इसलिए गुजारिश है कि आप अपनी फैमिली को समझाएं कि मुझे स्पेशल ट्रीट नहीं करें। ये सब मेरे लिए बाद में मुश्किल होगा। हशाम के पास सवाल करने की देर थी, बात तो जैसे फट पड़ी थी। जब से वो अली विला आई थी, सबके इतने मोहब्बत अपनायत से पेश आने पर सख्त परेशान थी, क्योंकि मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिसे एक बार इंसान महसूस कर ले तो भी दस्तबरदार होना नामुमकिन होता है। लेकिन 4 साल बाद उस सबसे दस्तबरदार होना था उसे। फिर वो क्यों खुद को मोहब्बत की लत लगाती जब तन्हा जिंदगी ही गुजारनी थी। आपका हो गया डॉक्टर? उसकी इतनी लंबी चौड़ी तकरीर पर हशाम ने संजीदगी से बस इतना ही पूछा था, जिस पर हिबा का पारा कुछ और चढ़ा था। देखें मिस्टर हशाम, देखें आप डॉक्टर, हमारा निकाह हुआ है, मजाक नहीं हुआ। और मैंने जानबूझकर मेरी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व किया है, तो जाहिर सी बात है कि उनके ख्वाहिशात, अरमान, जज्बात इस सब में इन्वॉल्व होंगे। आप माने या ना माने, सच्चाई यही है कि अब आप अलीविला की बहू हैं। इसलिए वहाँ के बहू को जो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए आपको मिलेंगे, और एक बहू के जो तकाजे होते हैं वो आपको भी निभाने होंगे। और एक ज़रूरी बात, बड़े हमारे रिश्ते की हकीकत से वाकिफ हैं, लेकिन मेरे बहन भाई यही जानते हैं कि हशाम अली अपनी मिसेस डॉक्टर के इश्क का मरीज है, जिसे उम्र भर अपना तबीब मसीहा बनाए रखने के लिए उसने पूरे अली विला में भूंचाल लिया था। तो इससे यह खुलासा हुआ कि डॉक्टर हिबा का चेहरा अली विला में हमा वक्त सुर्ख ही रहेगा, चाहे गुस्से से हो या शर्म की लाली से। क्योंकि मेरे बहन भाइयों ने तो आपको मेरे हवाले से छेड़ना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हशाम दांतों तले लब दबाए संजीदगी से बोला। मुझे इस फजूल से कॉन्ट्रैक्ट के लिए हामी ही नहीं भरनी चाहिए थी। अगर मजबूरी में हाँ कर भी दी थी तो अली विला कतई शिफ्ट नहीं होना चाहिए था। हिबा गुस्से से पीछे से बैग उठाती बड़बड़ाई। अब वो वाकई अपने फैसले पर पछता रही थी, लेकिन अब पछतावे का क्या फायदा जब चिड़ियां चुग गईं खेत। तो फिर लेने कब आऊं? हशाम उसके गुस्से से सीख पाल चेहरे को नजरों की गिरफ्त में लेता शरारती लहजे में बोला। जाए ही नहीं, यही रह जाए, हॉस्पिटल के बाहर अपनी कार की डिग्गी में एक चाय शॉप खोल लें। हिबा जलकर बोली, जिस पर हशाम का छत पाड़ कहका गूंजा था। हाँ हाँ, मतलब तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा, छोटा ही सही। का वेरिएंट 2 मैं लिखूं कि तेरे अस्पताल के सामने एक एक चाय शॉप लगाऊंगा, कार की डिग्गी में ही सही। हा 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 हा। हशाम अपने जोक पर खुद ही हंस हंस के लौटपौट हो रहा था, जिस पर हिबा का बस नहीं चल रहा था कि सामने जिस स्टीयरिंग पर हाथ मारकर वो अपना भूंडा जोक एंजॉय कर रहा है, इसी पर उसका सर दे मारे। वेरी फनी। हिबा जोर से डोर मारकर गाड़ी से उतरते हुए बोली। याप इट्स फनी। हा हा हा। मतलब डॉक्टर यार सोचें जरा, माना कि दुनिया को लगता है कि माहे बदौलत आपकी मोहब्बत के मर्ज में इस हद तक मुब्तला हैं कि मून पर आपके लिए कुटिया बना डालें, लेकिन चाय शॉप। हा 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 हा। हशाम सामने स्टीयरिंग पर हाथ मारकर कहका लगाता। हिबा का अच्छा खासा खून जला चुका था, तभी वो बिना कुछ बोले अपना बकिया खून बचाती वहां से निकल गई थी। अब अगला सीन। अरसलान थाने में अपने मखसूस चेयर पर बैठा दोनों ब्राउन स्कूल्स में मुकीद पैर सामने टेबल पर रखी इस कहावत पर पूरा उतर रहा था कि पुलिस वाले थाने में सिवाय कुर्सी तोड़ने के कुछ नहीं करते। डंडा, कैप, पिस्टल सामने टेबल पर एक साइड पर रखी हुई थी, जबकि दूसरी जानिब रेड और ब्राउन कलर की फाइल रखी थी और शरारती आंखें सामने स्क्रीन पर जगमगा रहे नंबर पर थीं। इंतजार था तो बस दूसरी जानिब से कॉल पिक किए जाने का। अब उठा भी लें गांव की मजलूम गोरी उर्फ मुन्नू उर्फ मुंतहा एंड ऑफ कोर्स उर्फ परवाज। अरसलान दूसरी बार भी कॉल ना रिसीव होने पर तसव्वुर में अपने मनकूहा के सभी पहचान से हमकलाम हुआ, जब दूसरी तरफ से कॉल पिक कर ली गई थी। अरसलान हड़बड़ाकर अपनी जगह से खड़ा होता, स्पीकर पर हाथ रखकर गला साफ करता सड़क की तरफ खुल रही खिड़की की तरफ बढ़ा। हेलो, कॉल करके सो गए हो या समाज से महरूम हो?
कान से फोन लगाती ही दूसरी तरफ से आई परवाज की कड़क झुंझुलाई आवाज में इतनी खूबसूरत अल्फाज पर अरसलान ने झुरझुरी लेते हुए इस्तगफार पढ़ा। समाज से महरूम नहीं, बस सलामती का मुंतजिर था। अरसलान अपनी भारी आवाज करते हुए उसे लताड़ना चाहा, लेकिन मुकाबिल भी परवाज थी। आप मुंतजिर थे या मुतनफिर, यह जानने में यहाँ किसी को दिलचस्पी नहीं है। कॉल का मकसद बयान करें या कॉल ड्रॉप कर दें, क्योंकि अजनबियों पर मैं लानत भी नहीं भेजती, सलामती तो बहुत दूर की बात है। परवाज खाने वाले अंदाज में बोली। वो बहुत अहम काम में महफ थी जब इस फोन कॉल ने उसका ध्यान मुंतशिर कर दिया। एक काबिल जर्नलिस्ट के लबों से इतने सख्त अल्फाज सुनकर शदीद मायूसी हुई। मतलब आप जर्नलिस्ट ही तो होते हैं जो हर अहरे गहरे का गम मिर्च मसाला लगाकर बांटने पहुंच जाते हैं। अरसलान उसके तीखे लहजे का जवाब उसी के अंदाज में दे गया, जिस पर परवाज ने सामने खुले लैपटॉप को घूरते हुए आंखें घुमाई। यहाँ कोई आपकी तवक्कुआत पर खरा उतरने नहीं बैठा है जो आपकी मायूसी से किसी को फर्क पड़े। आप कोई काम की बात है तो करें, नहीं तो कॉल ड्रॉप करने के साथ मैं आपको भी कहीं ड्रॉप करवा सकती हूँ। परवाज दांत पीस कर बोली, जिस पर अरसलान दिलकशी से मुस्कुराता वापस टेबल के पास आया। मसलन? सवाल मासूमियत से हुआ था। थाने, हवालात। जवाब बड़े इत्मीनान के साथ आया था, जिस पर अरसलान ने सामने बंद हवालात पर नजर डालकर खुद को इसके अंदर तस्वुर करते हुए झुरझुरी ली थी। मुंतहा नूर परवाज, वालिद मास्टर रशीद, वालदा नूर बानो, मादरी वतन मीरपुर, रिहाइश हुस्नाबाद, चौरस्ता हॉस्टल, गोल्डन फ्यूचर, रूम नंबर 212, रूममेट नुसरत, पेशा जर्नलिस्ट। अरसलान फाइल में मौजूद डिटेल्स ठहर ठहर कर पढ़ता भी आगे कुछ बोलने ही वाला था कि मुंतहा की तेज आवाज कान के पर्दे फाड़ गई। क्या बकवास है ये? मुंतहा चिल्लाई थी। उसने बस अपना काम मशहूर कर रखा था, वरना उसकी पर्सनल डिटेल कोई नहीं जानता था। लेकिन ये बंदा जिस तरह एक रट्टे रटाए अंदाज में बोल रहा था, यकीनन बहुत कुछ जानता था। आप अपने बायोडाटा को बकवास मानती हैं? अरसलान अपने कान में उंगली घुमाते हुए पूछ गया। इस सारी बकवास का मकसद? मुंतहा उसके फजूल सवाल को इग्नोर करती सख्त लहजा इख्तियार कर गई। मकसद बहुत खास भी है, नहीं भी, लेकिन ये जानना आपके लिए जरूरी है कि मैं आपके बारे में सब जानता हूँ। ये भी कि आप निकाहशुदा हैं और आपका निकाह एक एक्सीडेंटल निकाह है। और इनफ, मकसद बताओ। परवाज की रगें तनी थीं। वो तो मिलकर बताऊंगा। तो बताएं, कहाँ मिलेंगे आप मुझे? अरसलान उसके तैश में आने का नोटिस लिए बगैर बोला। और आपको ये गलतफहमी क्यों कर हो रही है कि परवाज आपको मुलाकात का शर्फ बख्शेगी? परवाज हूं मैं, मेरा वक्त मेरे लिए मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परवाज अपने स्टाइल को दबाते जबड़े भींच के बावर कराते लहजे में बोली। जुमला दुरुस्त करें मोहतरमा, गलत फहमी नहीं, कॉन्फिडेंट। और अगर आपका वक्त कीमती है तो फजूल यहाँ हम भी नहीं। और एक बात मत भूलें कि मैं भी आपकी पैदाइश से लेकर आपकी प्रेजेंट कंडीशन तक से वाकिफ हूँ। अरसलान भी अब के संजीदा हुआ, क्योंकि मनकूहा साहिबा तो इसे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रही थी। ब्लैकमेल कर रहे हो? परवाज ने तमस्कर से पूछा। ऐसी ब्लैकमेलिंग कॉल से काफी मौसूल होती थी, लेकिन वो तो परवाज थी जिसे परवाह ही नहीं होती थी। हा, ये ना मर्दों के काम है। अरसलान ने कहका लगाया। किसी की इंफॉर्मेशन निकालना आपके ख्याल में अजीम मर्दों का काम है? परवाज का अंदाज अब के इस्तेज़ाइया था। ये तो आपको मिलकर बताऊंगा। सो अगर आप राजी हैं तो मेल के एड्रेस पर पहुंच जाइएगा कल, वरना आपके इनकार की सूरत में चौधरी के खिलाफ चाल मैंने अकेली ही चलनी होगी। खुदा हाफिज। अरसलान उसकी दुखती रग पर हाथ रखकर कॉल ड्रॉप कर गया। साथ फोन से सिम निकालकर वॉलेट में रखा। अब अगला सीन। मॉम क्या सस्पेंस क्रिएट करने के चक्कर में पड़ी हैं यार? जल्दी से कहें क्या कहना है, मुझे छत पर भी जाना है। हान मेरा वेट कर रहे होंगे। देखें 7:30 होने को हैं। दीबा साइड टेबल से अलार्म क्लॉक उठाकर बेड पर बैठती संजीला बेगम के सामने करते हुए बोली, जिस पर उन्होंने गौर से मखसूस हुलिया रेड घुटनों तक आती घेरेदार फ्रॉक पर पटियाला पजामा पहने, गले में लापरवाही से दुपट्टा लटकाए, सिल्की बालों की ऊंची पोनी बनाए मुंतजिर नजरों से खुद को देख रही अपने लखते जिगर को देखा था। आपने मुझे नजर लगानी है? दीबा ने मुसलसल खुद को घूरता देख बोली, जिस पर तंजीला बेगम ने नफी में सर हिलाया। बात लबों तक थी, बस कहने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे थे। तो फिर बताएं जल्दी से यार। हान इंतजार कर रहे होंगे और मैं पूरा आधा घंटा लेट हूँ। उनके आधा सेकंड लेट होने पर भी मैं उन्हें बहुत सुनाती हूँ। मेरे आधा घंटा लेट होने पर तो उन्होंने मुझे लाजमी थोड़ा बहुत सुनाना है। वैसे भी आजकल मुझे हान के मिजाज की समझ ही नहीं आ रही। उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा कहते हैं। मुमकिन है मुझसे नाराज भी हो जाएं। इश्क का मर्जुल हक है।
आखिरी लफ्ज दिल में बोलकर वो खुद ही दिलकशी से मुस्कुराई। दीबा सोच सोच कर हैरान हो रही थी कि उसके संजीदा दोस्त को मोहब्बत हो गई और लड़की के मुतालिक जानने को बेताब भी थी, क्योंकि उस दिन के बाद से घर के माहौल ने जरा इजाजत नहीं दी थी दोनों को मिलकर इस मुद्दे को ज़हर बहस लाने की। अच्छा, अपने हान की नाराजगी से इतना फर्क पड़ता है हमारी बेटी को? तंजीला बेगम ने उसका हाथ थामकर पास बिठाया। इतना नहीं, बहुत ज्यादा पड़ता है मॉम। आखिर को मेरे बेस्ट बडी हैं वो। दीबा चहक कर बोली। और अगर जो आपको अपने हान से दूर होना पड़ा? तंजीला बेगम ने कहने के साथ उसके चेहरे के बदले तासुरात देखे। किसमें इतनी हिम्मत है मॉम, जो एसपी अहान अली को डॉक्टर दीबा अली से दूर करने के बारे में सोचने की भी जुर्रत करे? दीबा तैश में आती अपनी जगह से खड़ी हुई। अगर जो हो गया? तंजीला बेगम न जाने क्या सुनना चाहती थी। तो मॉम, हान ने उसका जो हशर करना है वो तो करना ही है, लेकिन मैंने बिना ऑपरेशन के उसके दोनों किडनी निकालकर हमारी दोस्ती की नजर उतारनी है। दीबा मुठियां भींच कर बोली, जिस पर तंजीला बेगम ने मुस्कुराते उसके कंधे पर हाथ रखा। बस, मुझे मिल गया मेरा जवाब। जाएं अब आप अपने हान के पास। तंजीला बेगम इत्मीनान से कहती बेड से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। दीबा कुछ पल तो ना समझी से उनकी पश्च तकती रही, फिर दौड़कर दरवाजे से बाहर निकल रही तंजीला बेगम तक पहुंची। कैसा जवाब मॉम? यही कि ये फैसला हमारी प्यारी सी डॉक्टर के हक में बेहतर नहीं, बेहतरीन है। तंजीला बेगम ने उसका चेहरा हाथों में थामकर उसकी पेशानी चूमी। कौन सा फैसला मॉम? यार ये सस्पेंस नहीं फैलाएं। दीबा परेशान हुई। भाई, हम सब ने मिलकर ये फैसला लिया है कि हमारी प्यारी सी शरारती डॉक्टर को हमारे संजीदा सोबर से एसपी के नाम लिख दिया जाए। तंजीला बेगम ने दीबा के गाल खींचते हुए जैसे उसके सर पर धमाका किया। उसने ना समझी से उन्हें देखा, लेकिन उनके चेहरे से फूट रही खुशी देखकर वो दंग रह गई। क्या क्या मतलब है मॉम? बड़ी मुश्किल से चंद अल्फाज हलक से बरामद हुए थे, वरना उनके लफ्ज़ों का मफहूम समझकर तो आसपास बस धमाके हो रहे थे। वो जानती थी कि दाबू के फैसलों में तब्दीली तो क्या, ज़रा सी तरमीम तक की गुंजाइश नहीं होती। दाबू का हर फैसला आखिरी होता है, उसके आगे ना कोई सवाल होता है ना जवाब। भाई, मैंने कोई बहेली तो सुनाई नहीं है, इतने वाज़े लफ्ज़ों में मुतला किया है, फिर क्या मतलब समझाऊं? वैसे भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं ये बातें लड़कियों से बराह रास्त नहीं करनी चाहिए। तंजीला बेगम उसकी हालत का अंदाजा लगाए बगैर शरारत से बोली। उनके मानी खेज शरारत का मतलब समझकर दीबा का दिमाग सुन हुआ। मैं बहुत खुश हूँ दीबा आपके लिए। मैं हमेशा से जानती थी हमें हमारी परी के लिए अहान से बेहतर कोई नहीं मिल सकता। मैंने हर नमाज में आपके और अहान के लिए दुआ की थी, जो आज जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल हुई। तंजीला बेगम ने फटते जज्बात में शिद्दत से उसकी पेशानी पर लब रखे थे, जिस पर दीबा होश में आती उनसे 4 से 5 कदम दूर होती अनजान नजरों से माँ को देख गई। फिर बोली तो तंजीला बेगम को हैरत के समंदर में मुकम्मल डुबो गई। मॉम, क्या क्या कह रही हैं आप? मैं और हान? नो मॉम, मैं और हान हम दोनों एक दूसरे को लेकर ऐसा तसव्वुर में भी तसव्वुर नहीं कर सकते। मुझे तो हैरत है कि आप लोग ऐसा सोच कैसे सकते हैं। हान मेरे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, हम बेस्ट बडीज हैं। इसके अलावा हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं बन सकता। नो नेवर, किसी भी सूरत नहीं। दीबा अभी तो नहीं तो कभी नहीं वाले मकूले पर अमल करते हुए नफी में सर हिलाती कतियत से बोली, और उसके इस कदर वाज़ेह इनकार के साथ शदीद रद्द अमल पर अंदर तंजीला बेगम और बाहर उसे बुलाने के लिए आया अहान पर सख्ता तारी हुआ था। क्या मतलब है इस फजूलियात का दीबा? तंजीला बेगम का लहजा खुद ब खुद सख्ती इख्तियार कर गया। मतलब साफ है मॉम, आप लोग जो सोच रहे हैं वो नामुमकिन है। दीबा ने जान के अपना लहजा बेलचक रखा। वो जानकर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ गलत नहीं कर सकती थी, जिसने अपने 27 साल ज़िंदगी में सिवाय इसके किसी को अपने दोस्त होने का एहसास नहीं बख्शा था। इसका संजीदा सोबर कम को दोस्त न जाने कैसे, मगर मोहब्बत जैसी खूबसूरत मर्ज में मुब्तला हुआ था। एक सच्चा दोस्त होने के नाते उसे उसकी मोहब्बत से मिलाकर दोस्ती का फ़र्ज निभाना था। वो तो आज अहान से लड़के के मुतालिक तमाम मालूमात लेकर वलीमे से पहले घर में एक और शहनाई बजवाने का इरादा रखती थी। क्यों नामुमकिन है भाई? मसला कहाँ है? आखिर आप दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। जितना कि माँ होने के नाते हम और भाभी आप दोनों को नहीं जानते, इतना आप और अहान एक दूसरे को जानते हैं। आप दोनों के दरमियान हर वो जज्बा है जो एक कामयाब इज़्दिवाजी जिंदगी के लिए जरूरी है। कहीं आपको अहान से मोहब्बत नहीं, उनकी परवाह नहीं? वो लेट आए तो आपको उनकी फिक्र नहीं होती? तंजीला बेगम ने उसे घूरते हुए तहम्मुल से काम लिया। लहजा अभी सख्ती से मोए हैरान था। उन्हें जरा यकीन नहीं था कि दीबा यूं धड़ल्ले से इनकार कर देगी। वो तो उसका खुशी से तमतमाता चेहरा देखने के लिए मुंतजिर थी, जिस पर दीबा का मन किया अपना सर दीवार में दे मारे।
मोहब्बत, परवाह, फ़िक्र सब है। मैं आपकी बात से इनहराफ नहीं कर रही, लेकिन आप लोग जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। ये सारे जज़्बे खालिस हमारी दोस्ती की मरहूने मिन्नत हैं। हाँ, हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, लेकिन ये तो आम सी बात है। हर अच्छे दोस्त में तालमेल होती है। और वैसे भी मॉम, हर पॉइंट पर हमारी सोच नहीं मिलती। अगर मिलती होती तो आज या तो हान मेडिकल में होते या मैं सिविल में। सो प्लीज़ यार मॉम, किसी बात को किसी बात से नहीं जोड़ें। दो अच्छे दोस्तों की पसंद नापसंद एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है, बल्कि मुख्तलिफ है। मेरी और हान की पसंद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन हम अपनी पसंद को अपनी दोस्ती के दरमियान नहीं लाते। दीवा को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी ऐसी दलील दे जो ये बात यहीं दफन हो जाए। बेटा, यही एक चीज़ तो रिश्ते को कामयाब बनाती है। तंजीला बेगम उसके इतने लंबे चौड़े तकरीर पर समझाने के अंदाज में बोली, जिस पर जहां दीबा ने सर पर हाथ मारा था वहीं बाहर खड़े अहान का हाथ ढोल की तरह बजरे अपने दिल पर गया था। 100 बातों की एक बात मॉम, मैं और हान हमारी दोस्ती का खालिस पाकीज़ा रिश्ते को कोई और नाम नहीं दे सकते और ना ही देना चाहेंगे। हम दोनों मुख्तलिफ हैं, हमारी पसंद मुख्तलिफ है। इसलिए बजाय इस बारे में सोच कर अपना वक्त ज़ाया करने के, आप लोग हान से मालूम करें। अगर उनकी कोई पसंद रही तो उसे ब्याह कर ले आएं, क्योंकि मेरी तरफ से तो परमानेंट ना है और हान भी मुझसे एग्री करेंगे। दीबा उन्हें हिंट देने के अंदाज में कहती बेड साइड ट्रक के जग की तरफ बढ़ी, लेकिन वालदा माजदा तो बजाय इशारा समझने के भड़क उठी थी। मुझे माफ़ रखें बेटा, आप अपने ये दलाइल और इनकार बजाते खुद जाकर अपने डैड और दाबू को बताएं। मुझे मुतला करने की जिम्मेदारी दी गई थी जो मैंने कर दी। बाकी आप जाने, आपके दाबू जाने। अल्लाह जाने क्यों मेरी ही औलाद नाफरमान निकल आई है। तंजीला बेगम भड़क कर कहने के साथ एक आखिरी शरारत भर नजर मुंह खोले परेशान खड़ी दीवा पर नजर डालकर वहां से वॉकआउट कर गई थी। पीछे दीवा जो कुछ देर पहले अहान से मिलकर सब जानने के लिए पागल हो रही थी, गुस्से से बाथरूम में बंद हुई थी और दरो दीवार हिला देने वाले दरवाजा बंद होने की आवाज पर अहान बाहर निकलकर बिना कमरे पर एक नजर डाले लंबे लंबे डग बढ़ता वहां से फिर से घर से निकलता चला गया। सोच तो वो भी दीवा को लेकर ऐसा नहीं सकता था, लेकिन दीवा के इनकार से न जाने क्यों दिल में दर्द सा उठा था। अब अगला सीन। वो हाथ में कॉफी मग थामे खूबसूरत चेहरे पर खतरनाक हद तक संजीदा तासुरात समझाए। सामने चौरस्ते के मसरूफ तरीन सड़क पर दौड़ती भागती गाड़ियों को देखते हुए किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। जब से उस अजनबी का कॉल आया था उसकी जहनी हालत यही थी। हजारों हरबे आजमाए अंदाजा लगाने की कोशिश की कि कौन हो सकता है, लेकिन नाकामी के सिवा कुछ हाथ नहीं आया। दिमाग में बार बार उस अजनबी का पुख्ता यकीन और दलील गर्दिश कर रही थी। वो जितना अजनबी उस कॉल के मुतल्लिक सोच रही थी उतना ही उलझती जा रही थी। सवाल हर बार यही खड़ा हो रहा था कि उस अजनबी के पास परवाज़ की इतनी सही इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से, जबकि ऑफिस में सब कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। फिर वो भी बहुत मोहतात रहती थी। फिर ये सब कैसे मुमकिन हुआ? और अगर एक सूरत में ये मुमकिन हुआ भी, तो चौधरी के केस में परवाज़ की इन्वॉल्वमेंट की खबर कैसे लीक हो गई? क्योंकि ये बात सिवाय एडिटर हामिद के उसने किसी के साथ शेयर नहीं की थी और एडिटर साहब कुछ लीक नहीं करेंगे, इतना तो उसे यकीन था। फिर वो नहीं, एडिटर साहब नहीं तो कौन? लेकिन हाँ, एक और शख्सियत भी है जो सबसे वाकिफ है। ये ख्याल आते ही वो इजलत में बेड पर रखे फ़ोन की तरफ बढ़ी थी। फिंगरप्रिंट से फ़ोन अनलॉक करते ही नंबर डायल करके फ़ोन से लगाती वो वापस खिड़की के पास चली आई थी। अब इंतज़ार तो बस दूसरी जानिब से फ़ोन उठाए जाने का। अस्सलामुअलैकुम अम्मा, कैसी है तू? 5 से 6 मिनट के सब्र आजमा इंतज़ार के बाद आखिर कॉल पिक कर ली गई। वालेकुम अस्सलाम, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू मुझे ठीक नहीं लग रही। मतलब मेरी दुनिया की कोई आखिरी मसरूफ तरीन औलाद ने खुद मुझे याद किया। नूर बानो ने छुटते ही शिकवा किया। मुंतहा की बेवक्त फ़ोन इस पर संजीदा आवाज़ सुनकर कुछ तो अंदाज़ा हो चला था, लेकिन मुंह खोलने का इरादा बिल्कुल नहीं रखती थी। तभी उल्टा चढ़ दौड़ी। अम्मा, दुनिया की आखिरी ना सही लेकिन मसरूफ़ होती हूँ, और रही बात तुझे याद करने की तो मैं तुझे भूलती ही कब हूँ। बस जब मुझे फुर्सत मिलती है तो मसरूफ़ होगी सोचकर कॉल नहीं करती। मुंतहा ने स्पाई पेश की। हाँ हाँ भाई, समझती हूँ। तू बता, कैसी है तू? नूर बानो से बजाय भड़कने के सफाई देता देख मोहब्बत से पूछ गई। ठीक हूँ, तू बता, वहाँ गांव में सब कैसा है? दोबारा कोई मसला तो नहीं हुआ ना चौधरी की तरफ से? आपके सवाल में फिक्र थी, जिस पर नूर बानो मुस्कुराई। नहीं, अल्लाह के करम से यहाँ सब ठीक है। अम्मा, कुछ पूछूं तो बुरा तो नहीं मनाएगी ना? मुंतहा ने कुछ झिझक के सवाल किया। हाँ बोल, भला मैं क्यों बुरा मनाने लगी? नूर बानो ने बिना हिचकिचाए इजाज़त दी। वो जानती थी उनकी ज़रा सी हिचकिचाहट उनकी मखबूरी का राज खोल सकती है। वो उनका फ़ोन वगैरह आता है तुझे? पूछते हुए एक अजीब सी झिझक महसूस हो रही थी, लेकिन मजबूरी के आगे झिझक की क्या औकात।
उनका किनका? नूर बानो अपनी फटफट जुबान चलाने वाली डॉक्टर की झिझक से लुत्फानंदोज होती हुई अनजान हुई, जिस पर मुंतहा पहलू बदल कर रह गई। उसे बस इतना ही जानना था कि आया अरसलान नूर बानो को कॉल करता है या नहीं। अगर करता है तो फिर शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि नूर बानो के किसी दुखड़े से उसने सारी मालूमात निकलवाई है। बताया नहीं भई किनका? दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी महसूस करके वापस सवाल हुआ था। अम्मा अनजान नहीं बन, बता आता है कि नहीं? मुंतहा झुंझलाई। मैं अनजान नहीं बन रही मुन्नू, अनजान तू बन रही है। वो भी उस इंसान से जिसका सिवाय इस भरी दुनिया में तेरा कोई अपना नहीं। और मुझे कोई फ़ोन नहीं आता साहब जी का, और शुक्र है कि नहीं करते वो मुझे फ़ोन, वरना बात से बात निकल कर मैंने कुछ बोल दिया तो तूने फजूल में मुझ पर बिगड़ना है। नूर बानो ने कमाल तकारी से अपना बरूज जमा किया। मुंतहा ने नजर दौड़ाए सड़क पर टिकाए पुरसोच अंदाज में सिर्फ हम पर इत्तफा किया था। मुन्नू कोई परेशानी है क्या? उसके इतनी जल्दी मान जाने पर नूर बानो ने तशवीश से पूछा। नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा ये बता तूने इतनी देर से फ़ोन क्यों उठाया और ये आवाज़ें कैसी आ रही हैं? कोई गली में लड़ रहा है क्या? मुंतहा ने यूं ही बात बदलने के घर से सवाल किया। हाँ, पड़ोस में रियाज और अफशीन की ठनी हुई है 2-3 दिन से। नूर बानो ने सादा लहजे में मुतला किया। क्यों? वो दोनों तो मिसाली जोड़ी हैं गाँव की, उनमें क्यों ठनी हुई है? और फिर रियाज भाई तो इतने नरम मिजाज हैं, फिर इतनी बड़ी बड़ी आवाज़ें किसकी आ रही हैं? मुंतहा हैरान हुई। हाँ वो भी है, लेकिन यहाँ मसला समझ से परे है। 2-3 दिन से रियाज मुसलसल नशा करके घर आ रहा है, लेकिन सुबह होते ही कसम उठाने को तैयार हो जाता है कि उसने कोई नशा नहीं किया। इसलिए आज अफशीन का कहना है कि वो इसे घर में नहीं लेगी। बस इसी बात पर चल रही है दोनों की तू मैं। अल्लाह जाने इतने अच्छे बच्चे को क्या हो गया। नूर बानो ने अफसोस से बताया। अम्मा, रियाज भाई और नशा? मैं नहीं मानती अम्मा, रियाज भाई ऐसा नहीं कर सकते। मुंतहा बेयकीन हुई। हम सबका यही ख्याल है, लेकिन आंखों देखकर झुटलाया तो नहीं जा सकता ना। अभी मैं देखकर आ रही हूँ उसके लड़खड़ाते पैर, सुर्ख आंखें, भारी खुमार आलूद आवाज, लड़खड़ाती जुबान। अब इस सबका क्या मतलब निकलता है? वैसे भी आजकल वो जिन लोगों के मातहत काम कर रहा है सब नामुमकिन है। नूर बानो तासुब से बोली। मतलब किन लोगों के मातहत अम्मा? मुंतहा ने उलझकर सवाल किया। चौधरी के और किसके? नूर बानो ने खुद से बोली। क्या मतलब अम्मा, क्या काम कर रहे हैं रियाज भाई चौधरी के यहाँ? नूर बानो की बातों मुंतहा के कान खड़े हुए। कुछ पता नहीं, लेकिन अफशीन बता रही थी कि नहर वाली जमीन पर चौधरी ने कोई खास फसल की काश्त की है। बस उसी की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी है रियाज को। नूर बानो कुछ सोचकर बोली, जिस पर मुंतहा के सारे हवास पल में बेदार हुए थे। दिमाग में कुछ क्लिक होते ही वो फौरन बेड की तरफ बढ़ी। सरहाने से लैपटॉप निकालकर मखसूस फाइल खोलकर उजलत में 1-2 सतर पढ़ते उसकी पेशानी पर बल नमूदार हुए थे। मुन्नू, हाँ बोल। मुंतहा जो नजरों से जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही थी, नूर बानो की आवाज में हड़बड़ाकर होश में आती हुई बोली। फिर कहाँ खो गई? कोई परेशानी है तो बता। अरे नहीं अम्मा, कोई परेशानी नहीं। अच्छा अब मैं रखती हूँ कॉल, कुछ काम है। लेकिन तू एक काम करना, सुबह जब रियाज भाई वापस होशो हवास में आए तो याद से उनसे मेरी बात करवाना। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रख। मुंतहा ने नूर बानो की चंद एक हिदायत सुनकर कॉल ड्रॉप कर दी थी। तू गिरा हुआ है सब जानते हैं, लेकिन तू कभी ना उठने के लिए गिरा है ये सिर्फ मैं जानती हूँ, और बहुत जल्द तू भी मुझे जान जाएगा अब, और मैं तुझे मासूमों की जिंदगी के साथ खेलने नहीं दूंगी। वो सुर्ख आंखों से लैपटॉप को घूरती तस्वुर में चौधरी से मुखातिब थी। साथ ये भी फैसला हो चुका था कि कल वो लाजमी उस अजनबी से मिलने जाएगी। अब अगला सीन। दाबो के बनाए रूल के मुताबिक ठीक 8:30 बजे पूरा अलीविला डाइनिंग टेबल के गिर्द मौजूद था। माहौल को नामुकम्मल करती खाली सरबराही कुर्सी वहां हर शख्स को दाबो की कमी का शिद्दत से एहसास दिला रहा था। बेशक बुजुर्ग हजरात घर की रौनक होते हैं, दाबो के अलावा वहाँ एक और शख्सियत की नशिस्त भी इस वक्त खाली थी, जो वहाँ सबसे ज़्यादा डॉक्टर दीबा को खल रही थी। वो नशिस्त बिलाशुबा एसपी अहान अली की थी। वो बेदिली से प्लेट में चमचा हिलाती बार बार अहान की खाली कुर्सी को देख रही थी। तंजीला बेगम की तरफ से किए धमाके के बाद वो कमरे में से निकली ही नहीं थी और ना ही अहान को फ़ोन किया था, और अब उसकी गैर मौजूदगी दीबा को परेशान के साथ साथ मजीद उदास कर गई थी। वो पूछना चाहती थी कि अहान क्यों मौजूद नहीं, लेकिन तंजीला बेगम की तरफ से खामोश थी, ये जाने बगैर कि तंजीला बेगम बहुत पहले से ना सिर्फ इसका बल्कि इसके चेहरे के पल पल बदल रहे मुतलाशी बेजार फिक्रमंद तासुरात का नोटिस ले रही हैं। अहान अभी तक वापस नहीं आए?
अतर साहब ने अपनी जगह से उठते हुए आहान की खाली चेयर देखकर सवाल किया, जिस पर दीपा झट फ्रॉक नीचे रखती उनकी तरफ मुतवज्जे हुई। आए ना। अरसलान मजे से चम्मच भरकर मुंह में डालता हुआ बोला। फिर कहाँ है वो, टेबल पर क्यों नहीं आए? आपके उजलत भरा सवाल दीपा की तरफ से था। वापस चले गए इसलिए। अरसलान ने दांत दिखाते हुए जवाब दिया, जिस पर दीपा का बड़ी शिद्दत से दिल चाहा कि हाथ में पकड़ा कांटा पूरी कुव्वत से उसके हाथ में गाड़ दे। अरसलान। अतर साहब ने तंबिया करने के अंदाज में उसका नाम लिया। डैड, मेरा मतलब भाई आए थे, फिर कोई जरूरी काम निकल आया तो वापस चले गए। अरसलान ने शराफत का मुजाहिरा किया, जिस पर अतर साहब नफी में सर जाते वहां से निकल गए थे। इनके पीछे ही अंसार साहब भी वहां से निकले थे और दोनों हिटलर के ट्रेनर के फर्स्ट कॉपी के वहां से रुखसत होते ही अरसलान फैलकर बैठा था। कमिश्नर अकबर ने माथे पर बल दी आंखें सुकड़कर उसका शहाना अंदाज मुलाहिजा फरमाया। मतलब उनका कोई खौफ ही नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ परवाह किसे थी। वैसे हान, लोहे की कान, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की दुकान, मेरा मतलब जाली डॉक्टर दीबा तुम्हारा दोस्त गायब है और तुम्हें खबर तक नहीं। अफसोस के साथ हैरत का मकाम है भाई, आपके हाथ ने आपको इत्तला तक नहीं की, वरना एसपी हान का बस चले तो वो अपनी ली जाने वाली सांसों तक की रिपोर्ट बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर दें। कब से लब्बा मुश्किल से बैठे और सलान को अतर साहब की टेबल से निकलने का ही इंतजार था कि उनके निकलते ही आस पड़ोस में छेड़छाड़ शुरू। तुम अपना ठोसो, और भी लोग हैं, उन्हें भी खाना है। दीपा माँ की नजर खुद पर महसूस करके दांत पीसते हुए टेबल के गिर्द खड़ी हिबा तहसीन बेगम लोगों की तरफ इशारा कर गई। सुबह तो तहसीन बेगम की प्यार भरी डांट का भरम रखकर वो टेबल पर बैठ गई थी, लेकिन अब हिबा जबरदस्ती सोबान को लियोन के बराबर खड़ी हो गई थी, जिसे हर एक निवाले के बाद शाम बड़ी गहरी नजरों से देख रहा था। दीबा और गुस्सा, कहीं झगड़ा तो नहीं हुआ तुम दोनों का? अब के हैरत और इश्तियाक से मिली जुली आवाज बिलाशुबा नजवा की थी। आंखें अंदर करो मोटी और गौर से सुनो, यहाँ काबिल एसपी और जाली डॉक्टर की बात हो रही है। इनकी जोगड़ी के आगे तो जे और वीरू की दोस्ती भी फेल है। अरसलान ने दीदे फाड़े इश्तियाक से दीवा को देख रही निशवा को लताड़ा। तुमसे किसी ने मालूमात नहीं मांगी जल कुकड़े, सो तुम अपना फाटक बंद रखो। निशवा ने आंखें दिखाई। वैसे भी लड़ाई झगड़ा तकरार कोई बुरी चीज थोड़ी है, इससे तो मोहब्बत बढ़ती है। इस हिसाब से तो मुझे लगता है आहान भाई और दीबा में रोजाना लफाजी जंग होती होगी, तभी तो इन दोनों में इतनी मोहब्बत है। निशवा ने खाने से हाथ रोके बगैर फलसफा झाड़ा और लफ्ज मोहब्बत पर दीबा को जबरदस्त झुका लगा था, जिस पर हशाम और हिबा ने बैकवत उसकी पीठ पर हाथ रखा। अपनी मजबूत हथेली नर्म मुलायम हाथ का लम्स महसूस करके हशाम का दिल बड़ी जोर से धड़का था। उसने घबरा के हिबा की तरफ देखा, जो सुबान को टेबल पर बिठाकर एक हाथ से गला पकड़कर मुसलसल खांस रही दीबा के लिए पानी निकाल रही थी। डॉक्टर दीबा, इसे पिए, रिलैक्स, आराम से पिए। ओके गुड। हिबा नरमी से उसकी पीठ सहलाते हुए उसे पानी पिला रही थी, जबकि हशाम अपनी बेवजह बड़ी धड़कन के शोर लेकर साइड पर खड़ा हवन्नक शक्ल लिए उसकी कार्रवाई मुलाहिजा कर रहा था। बेटा, क्या सच में आप दोनों का झगड़ा हुआ है? शमीम बेगम ने तशवीश से पूछा, जिस पर जोर जोर से नफी में सर हिलाती दीबा की नजर बेसाख्ता सामने खड़ी तंजीला बेगम की तरफ उठी थी। फिर किसी को बताकर क्यों नहीं गया ये बच्चा? मगरिब में किचन में भी आया था कॉफी बनाने, तब भी कुछ ऐसा जिक्र नहीं किया। न जाने अचानक क्या काम निकल आया। शमीम बेगम परेशान हुई। भाभी, परेशान नहीं हो, आप तो जानती है पुलिस वालों की नौकरी ही ऐसी होती है, कभी कभी कहीं पे जाना पड़ जाता है। कोई टाइम टेबल थोड़ी ना होता है इस जॉब में। वैसे हशाम, तुम कब से ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो? अकबर साहब ने शमीम बेगम को समझाते हुए गुमसुम खड़े हशाम को मुखातिब किया। जी चाचू, कल से। हशाम ने गड़बड़ा के चेहरे पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया। ऑफिस तैयार हो गया तुम्हारा? वैसे मेरी तो सलाह थी कि तुम एहतशाम वाला ऑफिस ही रेनोवेट करवा लेते, फजूल में नए ऑफिस के चक्कर में पड़े। कमिश्नर अकबर ने नैपकिन से हाथ साफ करते हुए सवाल के साथ अपना ख्याल का इजहार भी किया। चाचू, जो मेरे भाई का है वो सिर्फ मेरे भाई का है। मेरे भाई की इस्तेमाल की हुई हर चीज मेरे लिए किसी मुकद्दस शय से कम नहीं। मैं उन्हें इस्तेमाल में लाना तो दूर की बात, उनके बारे में सोच भी नहीं सकता। वो जो मुझे पीछे अकेला करके छोड़ गए हैं, वो सारी निशानियां मेरे लिए अनमोल हैं। उनसे दस्तबरदार होना हशाम अली के लिए सुहाने रूह। मुस्कुराती नजरें सुबान पर टिकाए नाम लहजे में शाही आन पान वाला शख्स अपने भाई से इश्क का ऐलान करता हिबा को बहुत मुख्तलिफ लगा था। हशाम के इतने तफसीली जवाब पर खुशगवार माहौल में अचानक ही उदास खामोशी ने अपने पर फैलाए थे। खवातीन की तो बज़ाब्ता आंखें भीग गई थीं, जबकि हशाम सुर्ख आंखों से समझ से परे जुबान की हूँ हाँ सुन रहा था, जो उसके जलते दिल पर ठंडी फुवार की तरह गिर रहे थे।
आप तो कुछ शर्म तुम ही कर लो, बरगद के पेड़ की तरह फैल रही इंसान की बच्ची। कल से तो भाई भी प्रॉपर तरीके से ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं, तुम कब तक घर बैठ के रोशन खत्म करती रहोगी? मतलब निकम्मे पन्ने की भी एक हद होती है। माहौल की सुगवारियत को दूर करने के लिए अरसलान ने वापस निशपा को सुलगाया था और इससे पहले कि निशपा अरसलान की शामत बुलाती, अरसलान के ताज़ा तरीन दुश्मन ने सामने रखा सालन से भरा कटोरा उलटकर अरसलान को सालन से नहला दिया, जिस पर अरसलान हड़बड़ाकर अपनी जगह खड़ा हुआ। शहजादे, ये अरसलान ने सदमे से अपनी आज ही नई लाकर पहनी ब्रांडेड वाइट शर्ट देखी, जिस पर सालन सीने से फिसलकर नीचे की तरफ जा रहा था, जबकि शहजादे सुबान तो इतना बड़ा कारनामा अंजाम देने पर दोनों नन्हे हाथों से तालियां पीटते हुए भरपूर किलकारियां मार रहे थे। इन दोनों के बरक्स बाकी सब हवनक शक्ल लिए अचानक रोनुमा हुई सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे थे, और जैसे सबकी नजर अरसलान के वाइट शर्ट, जो अब रंगीन शर्ट में तब्दील हो चुकी थी, उसे टपक कर जमीन पर गिर रहे सालन पर गई। पूरे डाइनिंग हॉल में सबका मुश्तरका कहका गूंजा था। हा, शाबाश मेरे शेर, ऐसे ही बदला लेना इस निकम्मे इंस्पेक्टर से। खुद तो थाने में बैठकर कुर्सियां तोड़ते रहते हैं और निकम्मे के टाइटल से मुझे नवाज रहे थे। निशपा ने दूर से खिलखिला रहे सुबान को शाबाशी दी। बाकी सब अब भी सुबान के बराबर हंस हंस कर लाड हो रहे थे। एक तंजीला बेगम थी जिनकी नज़र सुबान में किसी और के अक्स को तलाश कर रही थी। भाभी, देखिए अपने सपूत का कारनामा। सबके कहकहे से जलकर अरसलान ने रूहानी शक्ल बनाकर अपने शहजादे के कारनामे पर हकदक खड़ी हिबा की तरफ घूमकर शिकायत लगाई। आई एम सॉरी अरसलान, आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरी गलती है, मुझे इन्हें यहाँ बिठाना ही नहीं चाहिए था। हिबा होश में आती फौरन खिलखिला रहे सुबान की तरफ बढ़कर उसे उठाते शर्मिंदा हुई। आई एम सॉरी आंटी, मेरी गलती थी, मैं जानती हूँ ये शरारती हैं, फिर भी मैंने इन्हें। तंजीला बेगम की नज़र सुबान पर गड़ी देखी। हिबा ने सफाई देनी चाहिए जब वो बिना कुछ कहे वहां से निकल गई थी, जिस पर हिबा कुछ और शर्मिंदा हुई। आई एम सॉरी अगेन। आवाज़ नहीं अब। हिबा ने माजरत करते हुए सुबान को डपटा, जो अरसलान की रोनी शक्ल देख हंस कर लाल हो रहा था। खबरदार डॉक्टर, जो आपने मेरे बच्चे को कुछ कहा, इसे इधर लाएं और खुद डिनर करके ऊपर आएं। हशाम ने फौरन हिबा को आंखें दिखाते हुए मुंह बसूर रहे सुबान को इससे लिया था। सुबान साहब को डांट का बड़ा पता था। जरा सी डांट पर चेहरे के तासुरात ही बदल गए थे। हाँ बेटा, बच्चा है, इन्हें क्या मालूम, लेकिन सच कहें तो अरसलान के साथ बिल्कुल सही हुआ है। ये हर वक्त किसी ना किसी को जिद करते रहते हैं। अब जाकर अपने वाइट शर्ट पर ब्रश करेंगे। हा। कमिश्नर अकबर कहका लगाते हुए वहां से निकल गए थे। इनके बाद पर वापस महफिल ज़ाफ़रान हुई थी, जिस पर अरसलान थप थप करता हशाम की गोद में मौजूद सुबान के पास आया। दिस इज नॉट फेयर पार्टनर। हम बच्चा समझकर आपको रियायत क्या दे रहे हैं, आप तो हमें ही लिताड़ रहे हैं। पहले केक, फिर बेइज्जती, फिर टेढ़ी मेढ़ी निगाहें। आज तो हद ही कर दी मेरे यार। मेरा पहला प्यार वाइट शर्ट पर नक्श निगारी कर दी। बस आज से सारी रियायत खत्म। अब बस बराबरी का मुकाबला होगा। तैयार हो जाएं, क्योंकि अली विला में सिर्फ एक ही सवासेर है, वो है अरसलान। अरसलान कॉलर उठाकर खुले लफ्जों में अपने 1.5 फुट के दुश्मन को धमकी देता वहां से रवाना हुआ था, जिस पर दुश्मन साहब ने सिर्फ अपनी छोटी सी नाक सुकेड़कर धमकी को हवा में उड़ाया था। जाओ, मेरा शहजादा किसी से नहीं डरता। हशामों से जुबान दिखाता सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। चलो बैठो, हम भी खा लेते हैं। तहसीन बेगम ने सबको टेबल पर बैठने का इशारा किया। चाची, वो आंटी। हिबा ने तंजीला बेगम के कमरे की तरफ इशारा किया। वो भी आ जाएंगी, आप बैठें। तहसीन बेगम उसे बैठने का इशारा करती खुद उनके कमरे की तरफ बढ़ी।